हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं रोमेश उपाध्याय एंड ब्रेन ड्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया को डिस्कस कर लिया था बच्चों। तो आज के दिन हमारा पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मगर आप बुक ओपन करिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन टॉपिक्स की, राइट। तो सबसे पहले टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपकी एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है। देखिए बेटा, रिसोर्सेज जरूरी हैं डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, ये हकीकत बात है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं लैंड की बात करूं, एयर की बात करूं, वाटर की बात करूं, ये सारी चीजें जरूरी हैं, वाइटल हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। मगर मगर यदि आप इनका कंजप्शन इरेशनल कर रहे हैं और ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा बच्चों कि जो आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगेंगी। अब बच्चों, ये इरेशनल और यूटिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, इरेशनल कंजप्शन का मतलब यह है कि आप किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है, उसको बार बार यूज करते जा रहे हैं, तो उसको आप सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इरेशनल कंजप्शन। और यदि ओवर यूटिलाइज की बात करें, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि एक जमीन है, मानिए उस पर बार बार किसान कोई ना कोई फसल उगा रहा है, ठीक है, बार 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 बार, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल है वहां की, वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, और जो प्रोडक्शन रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ओवर यूटिलाइजेशन। तो रिसोर्स जरूरी है डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, मगर ये भी नहीं है कि आप उसका इरेशनल और ओवर यूटिलाइज करें जिसकी वजह से पर्यावरण दूषित हो बच्चों। ठीक है, ये बात लिखी हुई है आपकी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बात हो रही है कि इन प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे किया जाए। ठीक है, इन प्रॉब्लम से किस प्रकार से बचा जाए या कैसे इनको कम किया जाए या कैसे इसमें सुधार किया जाए, राइट। तो देखिए, यहां पर बात हो रही है बच्चों कुछ लीडर्स और थिंकर्स की जो पास्ट में रह चुके हैं। सबसे अच्छी बात देखिए गांधी जी ने क्या लिखी है। सबसे अच्छी बात बोली गांधी जी ने, यहां पर मेंशन है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती, बहुत ग्रीडी लोग होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग ही रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का करते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर मेंशन है इस पैराग्राफ में, राइट। और सबसे बड़ी बात यह भी है बच्चों की यही लोग ऐसे होते हैं कि जो रूट कॉज यानी सबसे बड़ा कारण होते हैं रिसोर्सेज को कम करने के लिए या रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए। ठीक है, देखिए, he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level, right। ये बात गांधी जी ने बोली है। और गांधी जी बेटा मास प्रोडक्शन के लिए भी अगेंस्ट थे। ठीक है, मास प्रोडक्शन मतलब आप किसी चीज को बना रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट भी गांधी जी थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप रिसोर्सेज को इतना प्रोड्यूस करिए कि जिससे कि लोगों की नीड्स सेटिस्फाई हो पाए, ये नहीं कि उनकी ग्रीड सेटिस्फाई हो पाए, राइट, कि उनका लालच सेटिस्फाई नहीं करना है, हमको उनकी जरूरतों को पूरा करना है। इतनी आप रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करिए, ये गांधी जी के हिसाब से उन्होंने बोला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यदि हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें बच्चों, तो बहुत सारी ऐसी संस्थान है, ठीक है, कि जिन्होंने इसके लिए बातें की हैं। ये यहाँ पर क्लब ऑफ रोम की बात हो रही है, ये इन्होंने क्लब ऑफ रोम ने एडवोकेट किया रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहली हुई थी 1968 में। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया था क्लब ऑफ रोम में, और 1968 में हुई है। फिर इसके सब्सिक्वेंटली 1974 में यही गांधीयन फिलोसफी के ऊपर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, गांधीयन फिलोसफी के ऊपर अगेन ये बात रखी गई। ठीक है, क्यू मेकर में। ठीक है, यहां पर ये इनकी बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी चीजें कम हो उतनी ही अच्छी होती हैं। आप ज्यादा करेंगे और ज्यादा लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स तो होनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसा इसकी तो हमने चर्चा कर ही ली थी, ये रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील में जो समिट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर एक और समिट की बात हो रही है 1987 में जो हुई, इसको बोलते हैं ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ठीक है, इन्होंने भी अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसमें ये सारा जो यदि हम बात करें तो सब कुछ कुल मिलाकर एनवायरमेंट को लेकर ही बात की कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको डेवलपमेंट करना है, मगर ऐसा डेवलपमेंट करिए कि जिससे कि कोई भी
रिसोर्स है ना एक्सप्लॉइट ना हो, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज। अब देखिए हमारे देश के अंदर मोस्टली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, जो भी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उन सब में लैंड ना एक जो नेचुरल रिसोर्स है बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली रिसोर्सेज जो हम खुद से बना रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, मोस्टली लैंड पर ही होती है ना। और लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए खाने पीने सबकी व्यवस्था कर रहा है, राइट। जैसे वेजिटेशन कहाँ होता है, जमीन पर ही तो होता है ना, हवा में थोड़ी ना होता। वाइल्ड लाइफ कहाँ होती है, जमीन पर होती है। ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, जमीन पर हो रही हैं। तो लैंड एक बहुत जरूरी रिसोर्स है हम सबके लिए, राइट। अब रिसोर्स है, इसको हम यूज कर रहे हैं, मगर हमारी ये भी तो जिम्मेदारी है ना कि इसको हम किस प्रकार से ऐसी प्लानिंग करें कि ये एक्सप्लॉइट ना हो ना, खत्म ना हो जल्दी, या इसका नुकसान ना हो। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो आपकी लैंड की बात हो रही है, तो भारत में किस किस प्रकार से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिलीफ फ्यूचर। रिलीफ फ्यूचर क्या होता है, देखिए आप लद्दाख की तरफ जाएंगे वहां आपको पहाड़ मिलेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे वहां भी पहाड़ मिलेंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ आपको फ्लैट एरिया मिलेगा, मतलब प्लेन सरफेस मिलेगा। रीजन क्या है, नदियां आ रही हैं, तो नदियां क्या करती हैं, अपने साथ को जो चीजें लेकर आती हैं और पानी बहाता है सीधे तो फ्लैट कर देता है, ठीक है। तो अलग अलग भारत में अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग रिलीफ फीचर्स मिलेंगे, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइसलैंड्स, ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। प्लेन्स मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश में आपको प्लेन्स मिलेंगे। प्लेट्यूज मध्य प्रदेश वगैरह में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। माउंटेन्स आपको मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। अब 43% जो लैंड है हमारे देश में वो कैसी है, प्लेन है, ठीक है, जिस पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं। माउंटेन लगभग 30% है हमारे देश में, कितने 30% टोटल सरफेस एरिया जो कंट्री का है, ठीक है, जिसमें रिवर वगैरह सब आती हैं। उसके बाद 27% जो है वो प्लेट्यू रीजन को बिलोंग करता है, किसको, प्लेट्यू रीजन को, राइट। 27% प्लेट्यू रीजन को। अब यहाँ पर बात है कि प्लेट्यू रीजन पर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जैसे मिनरल के, फॉसिल फ्यूल्स के, अलग अलग। अब देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए प्लेन्स कितनी परसेंटेज है, 43%। माउंटेन्स कितनी परसेंटेज है, 30%, ठीक है। प्लेट्यूज की बात करें, प्लेट्यूज कितने हैं, 27% प्लेट्यूज, राइट। तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, तो और अच्छे नंबर आप पाएंगे। जहां भी अपने टेस्ट वगैरह में लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है बच्चों वो होता है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स यदि आपको आते हैं तो हमेशा आपको नंबर छोड़कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात है लैंड यूटिलाइजेशन की, कि हम किस प्रकार से लैंड को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट, जंगल में जो जंगल है, ठीक है, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वहां पर लैंड यूज होती है, ठीक है। दूसरी, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिस पर हम फसल वगैरह नहीं उगाते। दो प्रकार की इसमें डिवीजन किया गया, बैरन एंड वेस्ट लैंड, जहां पर कोई भी मतलब यूज नहीं है, ना फसल वगैरह उग सकती, वो सब वेस्ट लैंड में आती है। कुछ ऐसी आई लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, रोड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्री, वहां पर क्या है, ठीक है, वहां पर कोई एग्रीकल्चर तो यूज है नहीं है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, घर को रहने के लिए यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। थर्ड बेटा, अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड जिसको मैंने अभी बताया, जिसका कल्टीवेशन नहीं किया है, ठीक है, इसको भी इन्होंने तीन में डिवाइड किया, परमानेंट, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड कल्चरल वेस्ट लैंड। अब ये परमानेंट, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहां पर जो भेड़ बकरियां होती है वहां पर लोग है ना ले जाते हैं ग्रेजिंग कराने के लिए, घास वगैरह जमीन पे खिलाने के लिए, वो वाली लैंड, ठीक है। और कुछ यहाँ पर ट्री क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। और कुछ वेस्ट लैंड जो मतलब आप कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड है, ऐसी जो आपने यूज कर ली कुछ दिन, मतलब कुछ समय के लिए आपने वहां पर कल्टीवेशन किया और बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दी। कितने लंबे समय के लिए, कि जहां पर कल्टीवेशन लगभग 5 सालों से नहीं हुआ है, वो लैंड, जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड है, लगभग 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया उसको, वो बोली जाती है कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फैलो लैंड्स क्या होती है। फैलो लैंड वो है कि ऐसी लैंड जिसका कल्टीवेशन आपने लगभग 1 या 1 से कम साल के अंदर नहीं किया है, वो सब फैलो लैंड्स के अंदर आती है, ठीक है। अदर देन करंट फैलो, तो करंट फैलो क्या होगी, जो अनकल्टिवेटेड है
लगभग 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर के बीच में यदि वहां पर कल्टीवेशन नहीं हुआ है, मतलब फसल वगैरह आपने नहीं उगाई है 1 और 5 साल के बीच में, तो वो होती है अदर करंट फैलो के अंडर में आएगी। नेक्स्ट देखिए नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया जहां पर आप फसल वगैरह उगाते हैं वो सब कितना एरिया है, ठीक है, जो भी टोटल एरिया है पूरे आपके देश में जितनी फसल उग रही है, ठीक है, कल्टीवेशन हो रहा है, जितनी जगह हार्वेस्टिंग वगैरह हो रही है उसको सोन एरिया बोलते हैं। अब ग्रॉस क्रॉप एरिया है ना, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर वो होगा कि पर्टिकुलर एरिया है कोई एक, ठीक है, जहां पर एक या एक से अधिक बार आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया है उसको प्लस कर दीजिए। और जो नेट सोन एरिया है, जो टोटल आपके देश में एरिया है जिसमें आप फसल वगैरह उगाते हैं, तो उन दोनों को प्लस करके जो बनता है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस क्रॉप एरिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों कि देखिए आपके पास एक इतना एक लैंड का टुकड़ा है। अब आपके पास, आप मान लीजिए पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस लैंड पर ही बार बार फसल उगाएंगे ना, बार बार इसी लैंड पर कल्टीवेशन करेंगे, तो इसको इस पर आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जितनी बार भी किया इस एरिया को प्लस कर दीजिए। फिर जो टोटल नेट सोन एरिया पूरे देश में जो टोटल एरिया है उसको भी तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टोटल एरिया में जितनी लैंड हुई उसको प्लस किया और आपने एक लैंड पर 3 4 5 बार जितनी बार कल्टीवेशन किया उसको प्लस कर दिया, तो टोटल क्या बन गया, ग्रॉस क्रॉप एरिया बन गया, राइट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हम इंडिया के अंदर लैंड को किस प्रकार से यूज करते हैं। अब देखिए अलग अलग टोपोग्राफी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की जमीन को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, ये सब डिपेंड करेगा। क्लाइमेट कैसा है, वेदर कंडीशन कैसी है, ठीक है, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, मैंने बताया ना रिलीफ फीचर, जैसे प्लेन है, पहाड़ है, क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। हमारे देश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये टर्म याद कर लेना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे देश में जो अवेलेबल लैंड है ना वो 93% है। रीजन आप जानते हैं कि कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको आप पाकिस्तान वाले को बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, और चाइना वाले हिस्से को बोलते हैं अक्साई चीन। ऐसे ही कुछ हिस्सा असम में हमने हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अभी नहीं है, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योग्राफी में डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है। यहाँ पर बात हो रही है कि हम पहले 1960 और 61 के बीच में लैंड को कैसे यूज करते थे। तो देखिए 45% बिलोंग हो रहा है बेटा किसको, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे रहना, इंडस्ट्री, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, ये सब 45% के अंदर है। फॉरेस्ट की बात करें 18.11% फॉरेस्ट है। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है आपका 12%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर है 45, ये मैंने आपको बता दिया। परमानेंट पेस्चर के अंदर है 4.7%। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप, ये बाकी का रिमेनिंग सारा पोर्शन आपका इसके अंदर आ जाएगा। अब हम बात करें कि 2014 से और 15 के बीच में कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं, तो 45% तो वही है नेट सोन एरिया, राइट, यहाँ पर आ गया नेट सोन एरिया हमने बढ़ा दिया। आप सोचिए यहाँ से ये हमने परसेंटेज किसकी कन्वर्ट कर दी, नेट सोन एरिया की। 23% क्या है, फैलो और अदर करंट फैलो, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले कि फैलो लैंड क्या होती है, करंट फैलो लैंड क्या होती है। उसके बाद बाकी की ये सारी जो भी जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। मेजरली तो ये 45% और 23%, 45% मैंने बताया नेट सोन एरिया और ये 23.3% है करंट फैलो लैंड, ठीक है। इस डायग्राम को आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में एक बार। और अब नेक्स्ट बात है बच्चों कि जो लैंड है, ठीक है, हम उसका यूज कर रहे हैं, तो लैंड इस तरीके से यूज कर रहे हैं इरेशनल कि जो परमानेंट पास्चर है वो कम होते जा रहा है, ठीक है, लैंड की फर्टिलिटी वो कम होते जा रही है, ठीक है। जो हम देखिए यहाँ पर एक और बात की गई है कि एक जो फैलो लैंड है, ठीक है, उसको आपने इतना यूज कर लिया कि वो कल्टीवेशन करने लायक ही नहीं बची, या उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, ठीक है, या फिर उसकी जो प्रोडक्शन रेट था वो कम हो चुका है, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसी लैंड जो कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर, यानी ऐसी जमीन जो एक साल में 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है, जहां पर फसलें उगाई जाती हैं, कल्टीवेशन किया जाता है, उसका टोटल 54% रिपोर्टिंग एरिया है, ठीक है, ये इतना रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद नेट सोन एरिया की बात करें तो अलग अलग
राज्यों के हिसाब से हमारा नेट सोन एरिया होता है। यदि आप पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है 80% किसको बिलोंग कर रहा है, पंजाब और हरियाणा को, जहां पर नेट सोन एरिया। और यदि हमारे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मात्र 10% एरिया है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, नेट सोन एरिया या फिर बोले तो। अलग अलग राज्यों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर रिलीफ फीचर कैसा है, टेम्परेचर, वेदर, ये सब पर डिपेंड करता है, ठीक है, नेट सोन एरिया। नेक्स्ट बच्चों है फॉरेस्ट की बात हो रही है। देखिए फॉरेस्ट किसी भी देश में, ठीक है, प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या मेंटेनेंस के लिए किसी भी देश में उसके एरिया के हिसाब से 33%, ठीक है, मान लीजिए किसी देश का एरिया मान लेते हैं 100 है, ठीक है, तो कितने परसेंटेज लैंड होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, 33%। कितना होना चाहिए, 33%, राइट। ये 33% यदि आपके देश में इतना एरिया है फॉरेस्ट एरिया, तो इससे क्या होगा कि आपका इकोलॉजी मेंटेन रहेगी, बैलेंस रहेगी, और ये एसेंशियल होता है, ठीक है, कि आपको पर्यावरण को बचा के रखना है, ठीक है, सही रखना है, तो ये जरूरी होता है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब देखिए हमारे देश में अलग अलग तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, ठीक है, कि कहीं पर रोड्स हैं, रेलवे है, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, रहने के लिए घर हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, तो अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं लैंड को, ठीक है, अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया था ना आपको, कुछ ग्रीडी लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इर्रेशनल तरीके से यूज करते हैं, तो लैंड का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। फिर जहां पर लैंड का डिग्रेडेशन शुरू होगा वहां पर आप क्या पाएंगे, वहां पर आपको एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, बुरे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेडेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जब आप ज्यादा मात्रा में बार बार फसल को कर रहे हैं या बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसा बेकार पॉल्यूटेंट निकाल रहे हैं जमीन पर जिससे कि जमीन खराब हो सकती है, तो वो सब लैंड डिग्रेडेशन के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में ना 95% बेसिक जो फूड्स की नीड है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, जमीन से। सोचिए 95% सारी हमारी रहने की जरूरतें, खाने पीने की जरूरतें हम लैंड से ले रहे हैं और उसी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। उसके बाद भी हम लैंड का क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं। और इससे होता क्या है कि हम खुद तो कर ही रहे हैं, फिर मगर खुद तो कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है, और क्या होता है फिर नेचुरल फोर्सेस भी लैंड को खराब करते हैं, कि हमारे जो हमने अलग अलग तरीके से लैंड को खराब किया, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री की वजह से हो, रोड की वजह से हो, वॉट एवर रीजन कुछ भी हो, मगर उसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल फोर्सेस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वो भी फिर लैंड को डिग्रेडेशन करना शुरू कर देती हैं। अब मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं जो जमीन को खराब करेंगी, लैंड डिग्रेडेशन करेंगी, क्या है, डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन मतलब होता है बच्चों पेड़ों को काटना। ओवर ग्रेजिंग, जैसे मैंने बताया था ना, ये भैंस वगैरह, बकरी वगैरह लोग चराने ले जाते हैं, आप एक ही जमीन पर बार बार ओवर ग्रेजिंग करें, उनको चराते रहें ज्यादा, उससे हो सकता है। माइनिंग, ये कोल वगैरह निकालते हैं जमीन से, मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है, ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिससे कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, राइट। अब और क्या क्या, जैसे माइनिंग की बात करें, माइनिंग में हम मिनरल्स को निकालते हैं, जैसे झारखंड से निकालते हैं, छत्तीसगढ़ से निकालते हैं, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, ठीक है। और अब माइनिंग करेंगे तो डेफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन होगा तो उसके कई सारे बुरे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर फसल ज्यादा उगाई जाती है, तो इरिगेशन ज्यादा किया जाता है, इरिगेशन से भी लैंड डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, ज्यादा पानी रखते हैं जमीन में, जिससे क्या होता है, उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है और एल्कलिनिटी भी बढ़ जाती है, राइट। सैलिनिटी मतलब सॉल्ट्स वगैरह मट्टी में बढ़ जाते हैं, एल्कलिनिटी मतलब बेसिक इन नेचर ज्यादा हो जाता है वो। या फिर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सोप स्टोन, ये सब कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी पॉल्यूशन हो, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, कुछ भी हो, इन सारे रीजन से क्या हो रहा है, जमीन खराब हो रही है, ठीक है। अब इतनी सारे रीजन हमने लैंड को खराब करने के लिए लगा दिए, अब हमारे पास कुछ ऐसे रीजन भी तो होने चाहिए जिससे कि हम लैंड को बचा पाए, ठीक है, कंजर्व करके रख पाए। तो क्या क्या होता है, सबसे पहला है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब बच्चों होता है पेड़ों को लगाना, ठीक है। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ग्रेजिंग ज्यादा ना कराएं, कंट्रोल करें ग्रेजिंग पर, ज्यादा प्लांटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं। सैंड ड्यून्स करें, जैसे आप रेगिस्तान वगैरह एरिया में
धूल मट्टी बहुत उड़ती है, तो वहां पर हम मट्टी को रोकने के लिए सैंड ड्यून्स का मतलब यूज करते हैं, मट्टी ज्यादा ना उड़े, है ना। पेड़ों को लगाएं, हॉर्नी बुशेस, ये कैक्टस वगैरह के प्लांट जो होते हैं इनको लगाएं, ठीक है, जिससे कि जो लैंड है ना वो ज्यादा खराब ना हो, प्रॉपर मेंटेन तरीके से सब लोग यूज कर पाए। माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब हम कम करें, प्रॉपर मेंटेन करके रखें, अगर करते भी हैं तो बहुत तरीके से करें, ठीक है, प्लानिंग करके करें, ठीक है। इन सब से क्या होगा कि जो लैंड का कंजर्वेशन है हम वो कर पाएंगे और अच्छी तरीके से लैंड को प्रॉपर यूज कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही काफी है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।